कैसे हैं आप सब। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ। सर के क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिए, ज़रूर मेरे चैनल पर बताया कि क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में आपको कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको इस क्वेश्चन की जानकारी थी या नहीं। हमारा बालक दशा कैसी होती है, तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बालक के विकास की दशा, ये आपको पता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है आपको पता है? तो अगर नहीं पता तो आपको मेरे चैनल पे ही वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आगे भी मैं इस पर आपको डिस्कस करूँगी। वैसे नॉर्मली मैं बता दूँ, वृद्धि मीन्स होता है कि हाथ पैर की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना, मतलब हाथ पैर बढ़ना, ये सब वृद्धि में आएगा। और विकास हमारी जीवन पर्यंत तक चलती है, और वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे आदमी बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक लिमिट होती है वृद्धि की, हाथ पैर का बढ़ना, ये सब एक लिमिट होती है बढ़ने की। और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत लगातार चलता रहता है। तो समझ में आया आपको कि वृद्धि और विकास में यही अंतर है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है और विकास निरंतर चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है। तो बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, ठीक है। इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहेंगे। मनोविज्ञान के कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किस अवस्था को? किशोरावस्था को। ये भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि तूफान की अवस्था या आंधी या तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था को, ठीक है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। इसका ट्रिक मैं बता रही हूँ कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? आंधी और तूफान की अवस्था। जब भी आंधी तूफान आती है तो आदमी भागता है कहाँ? हॉल में। तो ये ट्रिक क्या हो गया कि तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा? तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि जब भी आंधी तूफान आते हैं तो आदमी हॉल में जाता है। तो ये ऑप्शन में आपको अगर दिख जाएगा कि स्टैनले हॉल, तो आप तुरंत उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ये सब मैंने बता दिया है, फिर भी बता रही हूँ। खेल पद्धति के जनक है किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन ड्यूवी। इनको जॉन ड्यूवी भी कहा जाता है, ठीक है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की उन्होंने, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए, ठीक है। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना किसने की? जीन पियाजे ने। उसमें उन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। और जीन पियाजे के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप जीन पियाजे के टॉपिक से एक है वो देख लेंगे तो सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी? 1923 में। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है? तो उन्होंने 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसको कि सेंसरी मोटर कहते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि प्री ऑपरेशनल कहते हैं। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको उन्होंने कंक्रीट कहा है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि उन्होंने कहा है फॉर्मल स्टेज, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछ देगा कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे का एज कितना होना चाहिए, या फिर किस एज के बच्चे को संवेदी गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को संवेदी गत्यात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था कहा जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की एज क्या होती है? तो 2 से 7 वर्ष तक।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे की एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 18 वर्ष तक। जीन पियाजे का वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे के सारे डिटेल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। संवेदी गत्यात्मक सेंसरी मोटर नाम से इसको पता चल रहा है कि इसमें बच्चा इस एज में मतलब 0 से 2 ईयर्स के बीच के बच्चे अपना सेंस यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उनको भूख लगे, प्यास लगे, गुस्सा हो या दुखी हो, कुछ भी हो, वो अपना सेंस ऑर्गन ही यूज़ कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? आंसर क्या हो जाएगा? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण है, ठीक है। अधिगम मीन्स सीखना। जैसे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं और उसके ही आधार पे हम नया चीज़ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे पे आदमी को काउंटिंग आती है, उसके ही बेस पे जब आदमी बड़ा होता जाता है तो फिर हमको ऐड करना आता है, सब्सट्रैक्ट करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करना आता है। मीन्स सारे के सारे चीज़ हम बड़े होके पहले के ज्ञान के आधार पे ही आगे सीखते चले जाते हैं। इसी को अधिगम अंतरण कहा जाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। भले कोई साइकिल चला, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको साइकिल चलाने आए वही स्कूटर चला सकता है। बिना साइकिल चलाने वाला भी स्कूटर चला सकता है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो इसको मान सकते हैं कि हाँ, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। यहाँ पे जल्दी चीज़ है कि हाँ, ये है कि जल्दी सीख जाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट है धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्व मीन्स लंबवत और द्विपार्श्विक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्कैल्कुलिया। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्लैक्सिया। इस पे भी मैं ये जो हमारे विकार हैं, मीन्स जितने भी डिसेबिलिटीज़ है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया। अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करते हैं? तो क्या करेंगे आप? अगर बच्चा है कोई गलती कर दिया तो उसको पनिशमेंट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पनिशमेंट देंगे या फिर क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम उन्हें समझाएंगे, उसके उपरांत उसके बाद ही आप कोई निर्णय लेंगे। पनिशमेंट का कोई भी अब सारा रूल ख़त्म होगा, किसी भी स्टूडेंट को अब पनिश नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में किसके साथ साथ चलना चाहिए? तो अशाब्दिक विचार संप्रेषण के लिए, ठीक है, अशाब्दिक विचार संप्रेषण के लिए। शिक्षण के समय विचार संप्रेषण द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए सरल और सुगमतापूर्वक। कैसे पढ़ाना चाहिए? आसानी से और सुगमतापूर्वक, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी हेल्पफुल, और मैं बोलूँगी कि हेल्पफुल तो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और